एक सांप ने बूढ़ी अम्मा के दूध का कर्ज किस तरह से निभाया, आइए सुनते हैं ये कहानी। पुराने वक्तों की बात है, जब न मोबाइल थे न बिजली की जंजीरों में बंधे हुए लोग। एक इलाका था खान नगर, जो दूर दराज मैदानों के उस पार बसा था, जहां दिन में सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती थी और रातों को चांद की चादर बिछ जाती थी। वहां की हवाओं में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू रहती थी और हर घर का चूल्हा शाम को जलता था। खान नगर के बाहरी छोर पर एक बहुत पुराना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल की उम्र गांव के किसी इंसान से कहीं ज्यादा है। कोई उसका आखिरी सिरा जानता नहीं था। ऊंचे दरख्त, काले तने, हरे भरे झाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते। वहां जाने वाले अक्सर खो जाते थे या जल्दी लौट आते थे, सिवाय एक औरत के, जिसे सब परवाना अम्मा के नाम से जानते थे। परवाना अम्मा कोई मामूली औरत नहीं थी। उनकी उम्र कोई 78 साल रही होगी, लेकिन जिस तरह से वो अपनी गठरी उठाकर जंगल की गहराइयों में उतर जाती थीं, उससे कई जवान लोग शर्मा जाते। उनकी चाल में थकावट नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी लगन होती थी, जैसे वो किसी अपने को बचाने जा रही हों। वो औरतों और बच्चों की बीमारियों की जड़ी बूटी से इलाज करती थीं। उनके पास लंबी लकड़ी की लाठी होती थी, कंधे पर झोला और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव के लोग कहते थे कि अम्मा जानवरों, परिंदों और इंसानों में फर्क नहीं करती। जो भूखा होता उसे खाना मिल जाता, जो तड़पता उसे दवा मिल जाती, और सबसे अहम बात, वो कभी कोई पैसा नहीं लेती थी। उनके 3 बेटे थे, साहिल जो सबसे बड़ा था, फिर राहिल और सबसे छोटा आदिल। तीनों जवान, तंदुरुस्त और सख्त मिजाज थे, लेकिन उनकी सोच अपनी माँ से बिल्कुल उलट थी। उन्हें लगता था कि परवाना अम्मा जो कुछ कर रही हैं, वो दौलत की बर्बादी है। उनके वालिद ने जो छोड़ा था, वो अब इन बेजुबानों पर उड़ाया जा रहा था। ये औरत पागल हो चुकी है। एक बार राहिल ने आदिल से कहा था, जानवरों, पंछियों और मुफ्तखोरों में अपना सब कुछ बांट रही है, कल को हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। लेकिन परवाना अम्मा को इस सोच की खबर तक नहीं थी। उन्हें सिर्फ लोगों की सांसों की कीमत पता थी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक शाम को गांव के चबूतरे पर अम्मा बैठी थीं। पास ही चूल्हे पर कोई काढ़ा उबाल रही थीं कि तभी 2 आदमी एक औरत को लेकर आए। उसका चेहरा पीला था, आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं और हर सांस एक जंग जैसी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने झटपट हाथ रखा, नब्ज देखी और फिर धीमे से बोली, इस वक्त तो बस काढ़ा और कुछ पत्तियों का अर्क दूंगी, मगर असली इलाज की जड़ी जंगल में है, वो कल सुबह तक लाऊंगी। उन्होंने मर्दों से कहा कि घबराएं नहीं, रात तक थोड़ी राहत मिलेगी, मगर कल तक मैं जो लाऊंगी वो इसका पक्का इलाज है। और फिर वो उठी। अपनी झोली में रोटी, गुड़, थोड़ा दूध और पानी, कुछ पुराने औजार और छोटी कैंची डाली, लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल की पहली परत में दरख्त खुले खुले थे, रोशनी उतरती थी, हवा महकती थी, मगर जैसे जैसे परवाना अम्मा आगे बढ़ी, सब कुछ घना होता चला गया। टहनियां झुकने लगीं, लताएं जाल बन गईं और पेड़ों की फुनगियां आपस में सट गईं। वो उस जगह तक पहुंचना चाहती थीं, जिसे वो गहरी सांसों की घाटी कहती थीं। वहां एक खास जड़ी उगती थी, जिसे सिर्फ वहीं पहचानती थीं। ये जड़ी बहुत नाजुक थी और सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलती थी जहां नमी ज्यादा और सूरज कम होता था। अम्मा को रात का डर नहीं था। वो अकेले नहीं होती थीं, उनके साथ उनका मकसद होता था। वो किसी की जान बचाने निकली थीं। उन्होंने कई घंटे चलकर एक टेढ़े रास्ते से होते हुए एक पत्थरों वाली घाटी में कदम रखा। ये जगह ऐसी थी जहां परिंदे भी चुप रहते थे। थोड़ी देर बाद अम्मा थक गईं। उन्होंने एक बड़े से पेड़ की जड़ के पास बैठकर अपनी पोटली खोली, रोटी का एक टुकड़ा निकाला, पानी पिया और जब दूध की बोतल खोली, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कुछ कराहने की। कोई जख्मी था। ये इंसान की आवाज नहीं थी, ना ही किसी पंछी की। वो आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी, मानो कोई साया, कोई जानवर अपनी आखिरी सांसों के साथ लड़ रहा हो। परवाना अम्मा धीरे धीरे उठी, लाठी संभाली और झाड़ियों की तरफ बढ़ी। झाड़ियों को हटाया तो उनके होश उड़ गए। वहां एक सफेद सांप पड़ा था, लंबा, चमकता हुआ, मगर उसके जिस्म पर 3 गहरे जख्म थे। उसकी चमड़ी छिल चुकी थी और खून बह रहा था। सांप बिल्कुल बेहाल था, लेकिन अम्मा की तरफ देखकर उसकी आंखों से एक नम एहसास बह निकला। परवाना अम्मा एक पल को ठिठकी। इंसानी फितरत है, सांप से डर लगता है, लेकिन फिर उन्होंने उस जख्म को देखा और उनका प्यार का जज्बा जाग गया। उन्होंने अपने झोले से जड़ी बूटी का लेप बनाया, रुमाल फाड़ा और धीरे धीरे सांप के जख्म पर पट्टी करने लगी। सांप हरकत नहीं कर रहा था, न फुफकार न जाहर, बस चुपचाप उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पट्टी के बाद अम्मा ने दूध का कटोरा निकाला और सांप के पास रखा। उसने पहले देखा, फिर हल्की सी जीभ निकाली और दूध पीना शुरू कर दिया। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत ना हारना। सांप की आंखों में एक चमक उभरी, न डर न गुस्सा, सिर्फ शुक्रिया। जैसे ही अम्मा उठने लगी, उनकी नजर झाड़ियों के पीछे एक और कोने पर पड़ी। उन्होंने फिर पत्ते हटाए और देखा, वही नाजुक जड़ी बूटी वहां उगी थी, जिसकी तलाश में वो इतने घंटे से भटक रही थीं। एक पल को उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी से झोले से छोटी कैंची निकाली, पत्तियां तोड़ी, थैले में डाली और सांप की तरफ एक बार देखा। वो अब आराम से लेटा था, सांसें धीमी मगर शांत थीं। रात हो चुकी थी। परवाना अम्मा ने लौटने का इरादा किया और वो लौट चली। सांप अब वहीं पड़ा था, चुपचाप, मगर उसकी आंखों में कोई वादे की चमक थी, जैसे वो कहना चाहता हो, ये कर्ज रहेगा, मैं इसे अदा करूंगा। सुबह तक परवाना अम्मा घर पहुंच गई।
वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, उनके चेहरे पर सफेद झुर्रियां थकान से और गहरी हो गई थीं। मगर उनके हाथों में वो जड़ी बूटियों से भरा थैला था जो उन्होंने उस जंगल की खतरनाक गहराइयों से लाकर निकाला था। घर के अंदर तीनों बेटे साहिल, राहिल और आदिल अपने अपने कामों की तैयारी में लगे हुए थे। कोई अपनी कमीज की सिलवटें सीधा कर रहा था, कोई जूते पॉलिश कर रहा था और कोई दरवाजा खोल खोल कर बाहर की गली झांक रहा था। मगर किसी की जबान से ये नहीं निकला, अम्मा आप कब आई, रात कहाँ गुजारी? किसी ने नहीं पूछा, ठीक तो है ना आप? परवाना अम्मा कुछ देर देहरी पर खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आई, मगर वो चुप रहीं। उन्होंने सोचा शायद बच्चे अपने कामों में मशगूल हैं या कोई टेंशन होगी, इसलिए सवाल नहीं किया। उन्होंने अपने झोले को कोने में रखा और चुपचाप अंदर चली गईं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वो जड़ी बूटियां अपने चबूतरे पर रखीं। बड़ी एहतियात से एक एक पत्ता छांटा, सूंघा, फिर सिल पर रखकर पीसना शुरू किया। आसपास चूहे भी थे, मगर अम्मा की मौजूदगी में वो भी दबके रहते थे। जब दवा तैयार हो गई तो उन्होंने उसे एक छोटी शीशी में भर लिया। थोड़ा सा अर्क एक कटोरी में रखा और बाकी को कपड़े में बांधकर रखा ताकि मरीज को जब जरूरत हो दोबारा दे सकें। दोपहर हो गई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जो उस बीमार औरत को लेकर आए थे। अम्मा आदाब, एक नौजवान ने कहा, दवा के लिए आए हैं? कल आपने कहा था कि असली दवा आज सुबह मिल जाएगी। परवाना अम्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अंदर जाकर सिल के पास रखी वो शीशी और कपड़ा निकाला और लाकर उनके हाथ में दे दिया। वो लोग थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, अम्मा पैसे तो बताइए, क्या देना होगा? परवाना अम्मा ने उनकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, पैसे की जरूरत नहीं बेटा, हाथ है, और ये हाथ अगर किसी की जान बचाने के काबिल हो तो इससे बड़ा मुनाफा क्या होगा? वो लोग थोड़ी देर खड़े रहे, फिर आदाब किया और चले गए। अम्मा जब दरवाजे से अंदर आईं तो उन्हें महसूस हुआ कि तीनों बेटे कुछ पल पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने सारा मंजर देखा था कि दवा दी गई, पैसे नहीं लिए गए और उन लोगों ने आदाब करके रुखसत ली। बेटों की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सी नाराजगी थी। साहिल ने हल्की आवाज में राहिल से कहा, देख लिया? फिर वही बात, एक नई शीशी दवा और मुनाफा, कुछ नहीं। राहिल ने गर्दन झटकते हुए कहा, हमारे अब्बा की मेहनत थी ये सब, और अम्मा अब बर्बादी का इंतजाम बना रही हैं। आदिल दीवार की तरफ देखता रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में इल्जाम था। परवाना अम्मा ने सब सुना, मगर उनके होंठों पर शिकवा नहीं था, बस एक थकी मुस्कान थी। उन्होंने जाकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और बैठकर फिर एक पुरानी किताब खोल ली, वो किताब जिसमें कभी उन्होंने जड़ी बूटियों के नाम खुद से लिखे थे। खान नगर, जहां परवाना अम्मा रहती थीं, उस गांव के उस पार एक और गांव था, थोड़ा और बड़ा, थोड़ी रौनक वाला, जहां नालियां पक्की थीं और घरों की छतें टिन की। उसी गांव में रहता था एक अमीर मसालों का सौदागर, नाम था सुल्तान खान। उम्र होगी तकरीबन 28 बरस, ऊंचा कद, साफ रंग, सलीकेदार लिबास और सलीके से चलने वाला आदमी। उसकी बीवी थी जुल्फी, नाम जितना नरम, चेहरा उससे भी ज्यादा नर्म। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे। घने बाल, पतली काया और बोलने का ऐसा लहजा कि सुनने वाला रुक जाए। बहुत कम लोग जानते थे कि उस सलीकेदार चेहरे के पीछे एक बेहद चालाक और धोखेबाज औरत छिपी थी। एक दिन सुल्तान खान ने बीवी से कहा, काम के सिलसिले में मुझे शायद हफ्तों के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा। सारे सामान का इंतजाम कर दिया है, अनाज, मसाले, दालें, घी, सब कुछ भरा है घर में। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि घर की हिफाजत करना और मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा सर झुक जाए। जुल्फी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारा नाम कभी नीचा नहीं होने दूंगी। सुल्तान ने बीवी की आंखों में देखा, सफर का सामान उठाया और चला गया। सुल्तान खान को गए हुए मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते थे कि जुल्फी के चेहरे की वो सादगी बदलने लगी। अब वो दरवाजा बंद करके देर रात तक तैयार रहने लगी। चेहरे पर गहरे रंग का सुरमा, होंठों पर गाढ़ी लिपस्टिक और बालों को खुला छोड़ने की आदत बढ़ती जा रही थी। असल में जुल्फी के एक पुराने यार का फिर से जिक्र होने लगा था, दानिश नाम का नौजवान, जो कभी जुल्फी के मोहल्ले में रहता था और जिसके साथ उसके छिपे हुए रिश्ते थे। अब सुल्तान की गैर मौजूदगी में ये रिश्ता फिर से पनपने लग गया। दानिश रात के वक्त उस घर में दाखिल होता और सुबह दीवार कूदकर निकल जाता। किसी गांव वाले ने कुछ देखा नहीं, और जो देखा भी वो मुंह बंद रखे रहा। इन्हीं रातों की हद से बाहर जुल्फी की कोख में एक नतीजा ठहर गया। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पेट बढ़ने लगा और जुल्फी घर में ही रहती थी। गांव वालों को कोई खबर नहीं थी, मगर अंदर ही अंदर जुल्फी और दानिश दोनों डरे हुए थे। उन्होंने बच्चे से पीछा छुड़ाने की सोची। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, एक खूबसूरत, बिल्कुल सही सलामत बच्चा। नन्हे हाथ पांव, काले बाल और आंखों में अभी खुली हुई ताजगी। मगर जुल्फी ने उस पर नजर डालते हुए एक बार भी मां जैसा महसूस नहीं किया। वो उसे दानिश के साथ मिलकर एक मोटे कपड़े में लपेटती है और कहती है, इसे किसी कोने में छोड़ दो जहां कोई इंसान ना आए, ना लौटकर कुछ पूछे। दानिश ने जंगल का नाम लिया। चलो खान नगर वाले जंगल के उस पार चलते हैं, जहां इंसान तो दूर, परिंदा भी सोच के कदम रखे। जुल्फी और दानिश बच्चे को उठाकर घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां दरख्तों की छांव भी सर्द लगती थी। वहां जाकर उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा। जुल्फी का दिल थोड़ा हिलता जरूर था, मगर दानिश का चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था, जैसे उसे किसी बच्चे के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ हल्की आवाज में रो रहा था।
मगर जंगल की आवाजों में उसकी सिसकी गुम हो रही थी। जैसे ही जुल्फी गड्ढे में बच्चे को उतारने लगी, झाड़ियों के पीछे से खड़खड़ाने की आवाज आई। दोनों चौंके। कौन है? जुल्फी ने फुसफुसाते हुए कहा। दानिश ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और आवाज की तरफ देखने लगा। झाड़ी दोबारा हिली और फिर एक सफेद सांप झाड़ियों से निकलकर सामने आया। जुल्फी की सांसें अटक गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मारो इसको, भगाओ यहां से। दानिश ने डंडा उठाया और सांप को डराने की कोशिश की, मगर अगला ही लम्हा सांप फुफकारा नहीं, सीधा जुल्फी के पैर की तरफ लपका और डस लिया। जुल्फी चीख पड़ी, हाय, कुछ तो कर, बहुत तेज जलन हो रही है। दानिश घबरा गया, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी नहीं थी, बस डर और हड़बड़ाहट। कुछ नहीं होता, ये सफेद है, शायद जहरीला नहीं है। उसने खुद को तसल्ली दी, मगर जुल्फी का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी टांग कांप रही थी। बच्चा अभी भी गड्ढे के पास पड़ा था, रोते हुए। भागो यहां से, जुल्फी बोली, अब नहीं रुक सकते। दानिश और जुल्फी वहां से भाग खड़े हुए, बिना पीछे देखे। जंगल की सर्द हवाओं में बच्चे की चीखें गूंजती रहीं और उस गड्ढे के किनारे सफेद सांप वापस आया, धीरे धीरे सरकता हुआ। वो सांप बच्चे के पास रुका और धीरे से उसका सिर सूंघा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, नरमी थी। उसने अपनी जीभ से बच्चे के गाल को छुआ और उसे प्यार से देखा। ये वही सांप था जिसे परवाना अम्मा ने जंगल में मरहम पट्टी और दूध देकर इलाज किया था। शायद अब वो सांप अपनी जान बचाने वाले इंसान के किसी और एहसान का कर्ज उतारने आया था। दूसरी तरफ परवाना अम्मा की झोपड़ी अब किसी मामूली घर की तरह नहीं रही थी। हर दिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े, थके हुए मजदूर, बेघर औरतें, सबको वहां से या तो दवा मिलती थी या एक गरम रोटी और चटनी। अम्मा का चूल्हा अब दिन में 3 बार जलता था। सुबह की रोटी और काढ़ा, दोपहर का हल्का खाना और शाम की कोई न कोई बची खुची चीज। हर बार कम से कम 10-15 लोग पेट भरकर उठते। वो औरतें जो पहले दरवाजे के बाहर हिचकिचाती थीं, अब सीधे आंगन में आ जातीं। कोई बच्चा बीमार होता तो माँ कहती, चलो परवाना अम्मा के पास ले चलें। बच्चा कुछ खा ना रहा हो तो पड़ोसन जवाब देती, उसके हाथ की बनी रोटी से शायद इसे राहत मिले। परवाना अम्मा ये सब देखती तो उनकी सांसें हल्की हो जाती। उनके चेहरे पर थकन जरूर थी, मगर उस थकन में इंसानियत की तपिश थी। लेकिन घर के अंदर का माहौल अब और सख्त होता जा रहा था। साहिल रसोई के कोने में खड़ा बीवी से कहता, देख रही हो ना, हमारी माँ अब दूसरों से भी रोटियां बनवाने लगी हैं। तुम्हें भी बुलाएंगी कभी ना कभी। राहिल कागजों में कुछ हिसाब लगाता और बड़बड़ाता, गेहूं का थैला हफ्ते भर में खाली हो गया। ये सब भूखे लोग हमारे बाप की छोड़ी दौलत को चट कर जाएंगे। आदिल दीवार के पास बैठा खामोश रहता, मगर उसकी आंखें हर वक्त माँ के चूल्हे को घूरती रहती। एक रात जब तीनों भाई अकेले बैठे थे, साहिल ने धीरे से कहा, अगर ये बूढ़ी ऐसे ही चलती रही तो जो दौलत हमारे हिस्से की थी वो चूल्हे की आग में जल जाएगी। राहिल बोला, माँ से तो कह भी नहीं सकते कुछ सीधे, उल्टा बोलेंगी ये तुम्हारे बाप की कमाई है, मैं जैसे चाहूं खर्च करूं। आदिल ने पहली बार कुछ कहा, तो अब इस कहानी का अंत लिखना पड़ेगा। तीनों बेटे अपनी माँ के पास आए। राहिल ने धीरे से कहा, अम्मा, घर के खर्च बहुत बढ़ गए हैं। हमारे बच्चों के स्कूल, दवा और राशन सब पे असर हो रहा है। अम्मा ने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा, बस धीरे से बोली, जिस चूल्हे की आग किसी भूखे को खाना खिला सकती है, मैं उसे बुझा नहीं सकती बेटा। बेटों ने एक दूसरे को देखा और चले गए। लेकिन जब आधी रात का वक्त हुआ, आसमान पर चांद आधा था और गांव में नींद घनी थी। तीनों बेटे चुपके से उठे। साहिल ने माँ को कंधे से झकझोरा, अम्मा जरा चलिए, एक आदमी आया है जिसका बच्चा बहुत बीमार है, आपको ले जाना है। अम्मा ने नींद में आंखें मलते हुए सिर हिलाया। चलो। राहिल ने उनके लिए चप्पलें लाकर दी और आदिल ने पीछे से उनका शॉल उठाया। तीनों बेटों ने अपनी बूढ़ी माँ को सहारा देते हुए जंगल की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ता अंधेरा था, मगर तीनों को साफ मालूम था किधर ले जाना है और क्या करना है। जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां न कोई आवाज आती थी न कोई परिंदा। वहां एक गड्ढे जैसा कुआंनुमा गड्ढा था, जहां घास ऊंची थी और जमीन ठंडी। परवाना अम्मा अब थोड़ा हाँफने लगी थीं। कहां ले आए बेटा, कोई बच्चा रो नहीं रहा। ये जगह तो। अम्मा की बात अधूरी ही थी कि आदिल ने पीछे से उन्हें धक्का दिया। वो गड्ढे के किनारे गिर पड़ी। ये क्या कर रहे हो, अम्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा। राहिल ने मुट्ठी भींचकर कहा, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, अब बहुत हुआ। साहिल ने झाड़ियों से लकड़ी का मोटा डंडा उठाया। अब कोई भूखा तुम्हारे घर से खाना नहीं खाएगा अम्मा। परवाना अम्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए एक पेड़ से टिक गईं। आंखों में आंसू थे, मगर मुंह पर कोई शिकायत नहीं। तभी झाड़ियों से फिर वही आवाज आई, खड़खड़ाहट, सरसराहट और एक धीमी फुफकार। राहिल बोला, कौन है, क्या है ये? और अगले ही पल झाड़ियों से एक सफेद सांप निकला, चमकदार, लंबा और पूरी तरह तैयार। तीनों बेटे पीछे हटे। आदिल ने चीख कर कहा, ये तो सांप है, हटा इसे। साहिल ने डंडा उठाया, मगर सांप ने फुर्ती से उसके पैर में डस लिया। आह, सांप ने काट लिया। साहिल जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। बाकी दोनों ने हाल देखकर रास्ता लिया। तीनों भाग खड़े हुए, कोई एक तरफ कोई दूसरी।
जंगल में अब सिर्फ परवाना अम्मा और वो सफेद सांप रह गए। सांप धीरे धीरे परवाना अम्मा के पास आया। अम्मा अभी भी कांप रही थीं, मगर उसकी चाल में कुछ अजीब था। वो सांप उनके सामने आकर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा हो जो मां के गले लगना चाहता हो। अम्मा की आंखें उसकी आंखों से मिलीं। ये तुझसे तो कभी पहले। अम्मा ने कांपते हाथ से सांप के सिर पर हाथ फेरा। वो चुपचाप बैठा रहा। अम्मा की उंगलियों को एक निशान महसूस हुआ, सिर के पास, जख्म के निशान जैसा। उनकी आंखें खुली। तू वही है ना जिसे मैंने दूध पिलाया था, जिसकी मरहम पट्टी की थी। सांप की आंखों से एक बूंद लुढ़क गई। परवाना अम्मा फूट पड़ी, बैठ गई वहीं घास पर सांप के पास और सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तूने मेरे जालिम बेटों को भगा दिया। सांप ने धीरे से अपना मुंह मोड़ा और एक तरफ रेंगने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कह रहा हो, चलो मेरे साथ। अम्मा कुछ पलों तक देखती रहीं, फिर धीरे से उठी, हाथ में अपनी चप्पलें संभाली और सांप के पीछे पीछे चल पड़ी। अब ये रास्ता सिर्फ जंगल का नहीं था, किसी और कहानी की तरफ खुल रहा था। जंगल की वो ठंडी रात थी, पत्तों पर ओस की बूंदें जम चुकी थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं दूर कोई उल्लू बोलता था और कभी कभार सूखी टहनियां किसी जानवर के नीचे चरमराती थीं। लेकिन उस वीराने में एक सफेद सांप और एक बूढ़ी औरत किसी अजीब सफर पर थे। परवाना अम्मा कांपते कदमों से सांप के पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने अपनी लाठी को और मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन उनका मन डर से नहीं, हैरानी और भरोसे के बीच झूल रहा था। सांप रुक रुक कर पीछे देखता था, जैसे कह रहा हो, बस थोड़ा और, पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में वो दोनों झाड़ियों के एक टूटे से हिस्से पर पहुंचे। मिट्टी उखड़ी हुई थी, पास ही एक गड्ढा था और उसी गड्ढे के किनारे कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा धीमी धीमी आवाज में रो रहा था। परवाना अम्मा ठिठक गईं, उनकी आंखें फैल गईं। ये बच्चा यहाँ अकेला, इस हालत में। वो एक लम्हा सांप की तरफ देखती रहीं, जो अब उसी बच्चे के पास जाकर बैठ गया था। उनके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। कौन है ये? यहाँ कैसे आया? किसने छोड़ा? लेकिन सवालों के जवाब से पहले अम्मा का मां वाला दिल जाग उठा। उन्होंने कपड़े में लिपटे उस बच्चे को धीरे धीरे उठाया। बच्चे की सांसें तेज थीं, लेकिन धड़कन चल रही थी। हाय, तुझे तो बुखार भी है। सांप अब उनके पास आ गया। परवाना अम्मा बैठ गईं, बच्चे को सीने से लगाया और सांप के सिर पर हाथ फेरा। वो रात परवाना अम्मा ने उसी जगह बच्चे को सीने से लगाए हुए घास के एक ढेर पर बिता दी। सांप उनके बिल्कुल पास बैठा रहा, एकदम चुप, लेकिन आंखें खुली हुई। रात भर अम्मा कभी बच्चे की थूक साफ करती, कभी उसे अपने कपड़े से ढकती और कभी उसके माथे पर हाथ रखती। तू ना जाने कौन है बेटा, मगर अब तू मेरा है। रात बीत गई। सुबह सूरज की हल्की रोशनी जैसे ही पेड़ों की टहनियों से छन कर आई, अम्मा उठी और दूर तक नजर दौड़ाई। अब मुझे यहीं रहना है। गांव तो पीछे छूट गया, मेरे बच्चे अब मेरे नहीं रहे, और ये जो सामने है, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। अम्मा ने सबसे पहले एक छोटा सा साफ कोना चुना, जहां धूप आती थी और जमीन थोड़ी समतल थी। वहीं उन्होंने सूखी टहनियों और मोटे पत्तों से झोपड़ी बनाने की ठानी। सांप अब उनका साया बन चुका था। वो हर वक्त उनके आसपास ही रहता। जब वो लकड़ियां काटती तो सांप झाड़ियों के किनारे बैठ जाता। जब वो पत्ते समेटती तो सांप पेड़ के नीचे लेटकर उन्हें निहारता रहता। 3 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी मगर मजबूत झोपड़ी बना ली थी। दीवारें लकड़ी की थीं, छत में पत्तों की परत और फर्श पर सूखी घास। झोपड़ी के अंदर एक तरफ बच्चे के लिए नर्म बिस्तर बनाया गया और दूसरी तरफ अम्मा के बैठने के लिए चटाई बिछा दी गई। अब परवाना अम्मा की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह उठती तो बच्चे की आंखों में खुलती रोशनी देखती, फिर सांप को देखकर मुस्कुराती, जैसे वो दोनों अब उसके अपने हों। दिन में वो आसपास के पेड़ों से फल तोड़ती, जड़ी बूटियां खोजती और एक छोटा चूल्हा बनाकर खाना पकाती। बच्चे को हर दिन नहलाना, गुनगुना पानी देना और जंगल की पत्तियों से बनी घुट्टी पिलाना, ये सब उनका नया रोजमर्रा था। और सांप, वो अब चौकीदार बन गया था। अगर कोई जानवर झोपड़ी के पास आता तो सांप हल्की फुफकार से उसे भगा देता, मगर अम्मा या बच्चे के पास उसकी हरकत बिल्कुल सुकून भरी रहती। जंगल में अब कई महीने बीत चुके थे। बच्चा 2 साल का हो गया था। परवाना अम्मा, सफेद सांप और वो 2 साल का बच्चा अब एक घर बन चुके थे। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के पत्तों से छनकर आती तो अम्मा बच्चे को गोदी में लेकर बाहर बैठ जाती। सांप पास ही एक झाड़ी के नीचे लिपटा रहता, मगर उसकी निगाहें हर वक्त सजग रहती, जैसे किसी खतरनाक शिकारी की। परवाना अम्मा अब किसी गांव की बूढ़ी औरत नहीं रही थीं, वो अब जंगल की मां थीं। बच्चा अब थोड़ा बोलने लगा था, अधूरे अल्फाज, प्यारी आवाज और वो हंसी। उसी जंगल की एक पगडंडी पर उस दिन एक घोड़ा गाड़ी की चक्करों की आवाज गूंजने लगी। 4-5 घोड़े, 3 सवार और बीच में एक शाही बग्घी। बग्घी में बैठा था एक शानदार कदकाठ का अमीर सौदागर। नाम था बहादुर बेग खान। उम्र तकरीबन 35 बरस। उसके चेहरे पर तेज था, कपड़े रेशमी और आंखें सख्त, मगर देखने में लगता था कि कई शहरों की मिट्टी चकी है और बहुत कुछ देखा है। उसका काफिला किसी दूसरे गांव की तरफ जा रहा था, मसालों और रेशमी कपड़ों के सौदों के सिलसिले में। मगर जैसे ही जंगल की एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। रुको, उसने सवार से कहा। जंगल के बीचों बीच ये क्या है? एक सिपाही बोला, माफ कीजिए, ये हिस्सा इतना वीरान होता है कि इंसान का आना जाना यहाँ मुमकिन ही नहीं। ये झोपड़ी समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा।
बहादुर बेग बोला। जैसे ही बग्घी से उतरकर वो झोपड़ी के करीब पहुंचे, वहां का मंजर उन्हें हैरान कर गया। एक बूढ़ी औरत, बालों में सफेदी, कपड़े फटे हुए मगर आंखों में अजीब सी साफ गोई। पास में एक नन्हा बच्चा खेल रहा था और जमीन पर लिपटा हुआ एक चमकता सफेद सांप, जो इंसानों को देखकर फुफकारा नहीं बल्कि चुपचाप बैठा रहा। कौन हो तुम? बहादुर बेग ने पूछा। यहाँ जंगल में अकेली, और ये बच्चा और ये सांप। परवाना अम्मा ने घूर कर देखा। पहले थोड़ा संकोच हुआ, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बैठिए, अगर सवाल करना है तो इत्मीनान से करिए, मैं बताती हूँ। बहादुर बेग और उसके साथियों ने जमीन पर बैठने के लिए अपनी चादरें बिछा लीं। सिपाही थोड़ा दूरी पर खड़े रहे, सांप की वजह से। फिर परवाना अम्मा ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम परवाना है, पहले खान नगर में रहती थी, लोगों का इलाज करती थी, भूखों को खाना खिलाती थी। मेरे 3 बेटे थे, मगर उनका दिल मेरा नहीं था। उन्हें लगता था मैं दौलत जाया कर रही हूँ। उन्होंने एक एक लफ्ज में अपना जख्म उड़ेला। कैसे उन्होंने बेटों की बेरुखी सहन की, कैसे एक दिन आधी रात को उन्हें जंगल लाकर फेंक दिया गया, और कैसे एक सफेद सांप वहां आ गया। फिर उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। ये मुझे जंगल में मिला था, मरने के लिए छोड़ा गया था, मगर मुझे नहीं पता कि कौन है, कहां से आया और क्यों छोड़ दिया गया, मगर अब ये मेरा है। जंगल के उस कोने में जब बहादुर बेग खान ने परवाना अम्मा की पूरी दास्तान सुनी तो उसके भीतर कुछ टूटने लगा। बहादुर बेग खान एक लम्हा ठिठका, फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तुम सब मेरे साथ चलो। सांप अब बिल्कुल अम्मा के करीब आ गया था और अपनी गर्दन उनके घुटनों पर टिका कर बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो समझ रहा हो कि अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। अम्मा ने सांप के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, ये आदमी हमें जुल्म देने नहीं आया, ये शायद वो रिश्ता देने आया है जो अब तक मेरे बेटों ने हमसे छीना है। सांप की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से अपनी लकीरदार पीठ पर अम्मा की उंगलियों को सरकने दिया। अम्मा ने बच्चा उठाया, झोपड़ी के अंदर एक आखिरी नजर डाली, जहां लकड़ी की दीवारें, पत्तों की छत और मिट्टी की सौंधी खुशबू बस चुकी थीं। सांप अब उनके पीछे पीछे चलने लगा। बहादुर बेग ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, एक और बग्घी तैयार करो। सांप को देख सिपाही पहले तो पीछे हटे, मगर बहादुर बेग ने आंखों से कहा, डरो मत। बग्घी के अंदर बैठी परवाना अम्मा के हाथ में बच्चा था, जो अब धीरे धीरे उनकी गोद में सोने लगा था। सांप बग्घी की छत से सटकर बैठा था और हर झटके पर आंखें खोलकर बाहर झांकता। बहादुर बेग खान अपनी बग्घी में आगे चल रहा था, मगर बार बार पीछे देखता। शाम होने लगी थी। सूरज की लालिमा अब जंगल के पत्तों पर आखिरी बार उतर रही थी। परवाना अम्मा ने सांप की तरफ देखकर कहा, जिन्होंने हमें छोड़ दिया वो अब कहीं और होंगे, मगर जिनसे हमें मिलना था शायद अब उनसे मिलने जा रहे हैं। बहादुर बेग खान का काफिला जब जंगल से निकलकर शहर की सरहदों में दाखिल हुआ तो रास्ते की धूल, दरख्तों की छांव और जंगल की खामोशी पीछे छूट चुकी थी। आगे पत्थर की सड़कें थीं, ऊंची ऊंची हवेलियां, आवाज करते लोग, घोड़ों के खुरों की गूंज और मसालेदार खाने की महक। परवाना अम्मा बग्घी के झरोखे से बाहर देखती तो उनके चेहरे पर हैरानी और खामोश खुशी साथ साथ दौड़ती। वो बच्चा उनकी गोद में अब तक चिपका हुआ था और सफेद सांप उनकी बगल में लिपटा हुआ। बहादुर बेग खान ने जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें नीचे उतारा तो सबसे पहले उसने अपने नौकरों से कहा, ये लोग अब मेहमान नहीं हैं, ये लोग मेरे घर का हिस्सा हैं। परवाना अम्मा को हवेली के सबसे साफ सुथरे हिस्से में ठहराया गया। उनके लिए एक अलहदा कमरा, बच्चा रखने के लिए पलंग और उनके पास रहने के लिए सांप की सहूलियत से खुला बरामदा। कपड़े दिए गए, नया खाना परोसा गया और पूरे घर को बताया गया, ये मेरी माँ है और ये बच्चा मेरी औलाद जैसा है। अम्मा ने पहले तो इनकार किया, बेटा मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, मैं तो जंगल की मिट्टी हूँ, तुम जैसे लोग तो अमीरी से भरे हुए हो। मगर बहादुर बेग खान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी माँ ही हाँ। अम्मा की आंखों से पानी बहा, वो कुछ नहीं बोली, बस बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। सांप अब हवेली के बरामदे में रहने लगा था। नौकर चाकर पहले तो डरे, भागे, कुछ तो बहाना बनाकर छुट्टी मांगने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वही सांप जो परवाना अम्मा के करीब रहता है कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया। अब वो सांप हवेली की हद से बाहर नहीं जाता। अगर कोई बाहर वाला ज्यादा तेज बोलता या बच्चा कहीं दूर चला जाता तो सांप सबसे पहले वहां पहुंचता। कुछ ही हफ्तों में हवेली में वो नजारा आम हो गया था। एक बूढ़ी औरत झूले पर बैठी है, बच्चा गोद में है और एक सफेद सांप जमीन पर सर टिकाए पड़ा है। बहादुर बेग खान अब उस बच्चे से रोज मिलता, उसका हाल पूछता, साथ खिलौने लाता और धीरे धीरे उसे अपनी औलाद जैसा प्यार देने लगा। कभी बच्चा बुखार में तपता तो बहादुर बेग पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता। कभी बच्चा गिर पड़ता तो वो खुद उसे उठाकर गले से लगाता। एक दिन दोपहर के वक्त जब बहादुर बेग बाहर गया हुआ था, हवेली के बाहर कुछ नए लोग आए। वो लोग मसालों के सौदागर थे, दूर दूर से आते थे और अक्सर बहादुर बेग की हवेली में ठहरते भी थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी जब बच्चे को देख रहा था तो उसकी आंखों में कुछ अजनबी पहचान थी। उसने धीमे से पूछा, ये बच्चा आपका है? नौकर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, ये तो हमारे साहब के दिल का टुकड़ा है, जंगल से लाया गया था, अब यहीं पल बढ़ रहा है। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहने लगा, अजीब है, इस चेहरे में कुछ देखा हुआ सा लगता है, और फिर वो चुपचाप चला गया। परवाना अम्मा ने दूर से ये सुना और उनकी रगों में हल्की सिहरन दौड़ गई। वक्त गुजरता गया,
बहादुर बेग खान की हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां सिर्फ व्यापार, कारोबार और सौदों की बातें होती थीं, अब वहां एक अलग ही सुकून बस गया था। परवाना अम्मा, जिन्होंने जंगल में तन्हाई के साथ जीना सीखा था, अब इस शहरी हवेली में भी वही सादगी और वही मोहब्बत लेकर लौटी थीं। सुबह की रोशनी जब हवेली के आंगन में उतरती तो अम्मा सबसे पहले चूल्हे पर चाय चढ़ाती, फिर बच्चे को पास बिठाकर सांप को दूध देती और फिर घर के बाहर बैठ जाती। धीरे धीरे शहर के लोग उनके पास आने लगे। कोई बच्चा खांसी से परेशान होता तो कोई औरत पेट दर्द से, कोई फूंसी लेकर आता तो कोई चोट का पुराना दाग लेकर। अम्मा के पास जड़ी बूटियों की पुरानी गठरी अब फिर से खुल चुकी थी, जिसमें जंगल की खुशबू, पेड़ों की पहचान और अम्मा के तजुर्बे का निचोड़ भरा था। कुछ ही दिनों में हवेली के बाहर लोगों की लाइनें लगने लगीं। कोई सर्दी जुकाम वाला बच्चा गोद में लिए खड़ा होता तो कोई थका मांदा मजदूर अपनी तकलीफ लेकर। अम्मा बिना थके, बिना बोले हर किसी की सुनती, समझती और उनकी दवा देती। दवा के साथ एक मीठा बोल, एक थपकी, एक हौसला भी मिल जाता। एक दिन एक औरत ने कहा, अम्मा, अब तो लोग कहते हैं ये हवेली नहीं, इलाज घर है। अम्मा मुस्कुरा देती, मगर जवाब में कुछ न कहती। उनके लिए ये सब कोई काम नहीं था, ये उनकी फितरत थी। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर, जिसकी आंखें बुझी हुई थीं, अम्मा के पास बैठा रोने लगा। पेट में दवा क्या जाएगी अम्मा, पेट में रोटी ही नहीं, 2 दिन से सूखी पत्तियां खा रहा हूं। अम्मा ने उसी लम्हे चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई, प्याज काटा और अपने हिस्से का दूध भी निकालकर उसे परोस दिया। फिर क्या था, अगले दिन और लोग आने लगे। भूखों की तादाद बढ़ी, मगर अम्मा का हौसला भी उतना ही बढ़ा। अब हवेली का एक कोना गरीबों के लिए रसोई घर बन चुका था। अम्मा जब बच्चों को दवा देती, औरतों को काढ़ा पिलाती या किसी बूढ़े को घुटनों के लिए लेप बनाती तो सांप पास ही बैठा रहता। उसकी मौजूदगी अब डराने वाली नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए एक तसल्ली बन गई थी। धीरे धीरे लोग उन्हें नाम से बुलाने लगे, सांप की माँ। बहादुर बेग खान अब अक्सर छत से नीचे झांक कर देखता कैसे उसकी हवेली अब एक छोटा सा गांव बन गई थी, जहां मोहब्बत, इलाज और खाना सब बिना दाम के मिलता था। वो अम्मा को देखता तो आंखें भीग जाती। उसने हवेली के दरवाजे पर एक पत्थर लगवाया, जिस पर उकेरा गया, परवाना हवेली। परवाना अम्मा की मोहब्बत, उनकी सेवा और उनका वो सादा मगर असरदार वजूद अब किसी कोने तक सीमित नहीं रहा था। अब हवेली के बाहर के गांवों में भी लोग एक दूसरे से कहते थे, अगर कोई भूखा है तो सांप की माँ के पास भेजो। अगर किसी को कोई दवा नहीं मिल रही तो सांप की माँ के हाथ की काढ़ी से फायदा होगा। धीरे धीरे इस बात ने दूर दराज के इलाकों में भी जगह बना ली और घूमते घूमते ये बात परवाना अम्मा के बेटों के गांव तक, यानी खान नगर तक पहुंच गई। एक दिन तीनों भाई गांव के चौराहे पर बैठे थे। चाय की दुकान पर कुछ दूसरे गांवों से आए लोग भी मौजूद थे। वहीं बैठा एक किसान बोला, भाई तुमने सुना, दूर वाले शहर में एक सांप की माँ रहती है, बहुत अच्छी औरत है, भूखों को खाना खिलाती है, बीमारों का इलाज करती हैं। एक सफेद सांप उनके साथ रहता है, कहते हैं कि वो सांप उनका बेटा है। दूसरे ने कहा, हमारी बस्ती की बच्ची का बुखार हफ्ते भर से नहीं उतर रहा था, 2 दिन पहले ही उसके अब्बा उसे लेकर गए थे, एक ही दिन में आराम आ गया। साहिल ने सुना और हल्की हंसी के साथ कहा, कोई चालाक औरत होगी, नाम बना लिया होगा, आजकल तो लोग मस्खरेपन में भी मशहूर हो जाते हैं। राहिल ने सर झटकते हुए कहा, सांप की माँ, क्या मजाक है, कोई औरत और सांप, झूठी बातें हैं। आदिल चुप रहा, मगर उसने धीरे से पूछा, वो औरत कौन है, क्या नाम बताया उसका? किसान बोला, नाम तो किसी को नहीं मालूम, सब उसे सांप की माँ कहते हैं, उसकी असल पहचान तो कोई जानता ही नहीं। रात को घर लौटकर आदिल अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। उसे बचपन का वो किस्सा याद आ गया, जब अम्मा उसे पहली बार हल्दी और नीम का लेप लगाकर घाव भरने की कोशिश कर रही थीं। उसके माथे पर तब भी पसीना था और आज भी। रात के अंधेरे में उसकी आंखें खुली थीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। क्या हो अगर वो औरत, वो सांप की माँ हमारी अम्मा हो? मगर फिर उसने खुद को टोक दिया, नहीं, माँ का नाम तो परवाना था और ये औरत तो सांप की माँ के नाम से मशहूर है। दूसरी तरफ परवाना अम्मा अब भी उसी तरह जी रही थीं, बच्चों को गोद में बैठा रही थीं और अपने उस सांप को हर रोज दूध पिला रही थीं। उन्हें इस बात का पता तक नहीं था कि अब उनकी मोहब्बत की खुशबू उन बेटों के इलाके तक भी पहुंच गई है, जिन्होंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। वो गर्मी का मौसम था और गर्मी बेहद कड़ी थी। खान नगर, वो गांव जहां परवाना अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी, अब बुरी तरह सूखे की चपेट में था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई और फसलें झुलस गईं। खेतों की मिट्टी दरक गई थी, जैसे कोई बूढ़ा चेहरा जो रोते रोते पत्थर हो गया हो। लोगों के घरों में अब अनाज के डिब्बे खाली थे, बच्चों के पेट फूले हुए और औरतों की हड्डियां उभर आई थीं। साहिल, राहिल और आदिल, तीनों भाई अब घर के अंदर बैठकर भीगे हुए गेहूं को सुखाकर पीसते थे, ताकि किसी तरह से बच्चों को 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाए। गांव के लोग अब एक दूसरे से रात की बची हुई रोटियां मांगने लगे थे। कुछ औरतें अपने कपड़े देकर चावल के दाने खरीद रही थीं और कुछ मजदूर अब अपने घरों के दरवाजों पर बैठने लगे थे। गांव के चौधरी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। अब एक काम करना होगा, उसने कहा, हमें किसी दूसरे गांव से मदद मांगनी होगी। कोई शहर, कोई बड़ा आदमी, कोई दिलवाला इंसान। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, एक नाम सुना है, बहुत दूर एक औरत है, लोग उसे सांप की माँ कहते हैं। वो भूखों को खाना खिलाती है, दवा देती है,
कहते हैं उसके पास सफेद सांप है, मगर दिल बहुत साफ है। साहिल, जो अब भी चौधरी के बराबर बैठा था, चौंका। सांप की माँ, राहिल बोला। अरे वही जिसके बारे में चाय की दुकान पर सुना था। आदिल एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, मदद मांगना शर्म नहीं होती। अगर हमारे बच्चों को रोटी मिलती है तो चलना चाहिए। परवाना अम्मा अब भी वही कर रही थीं जो बरसों से करती आ रही थीं। रात दिन लोगों की खिदमत, भूखों को खाना, बीमारों को दवा। सफेद सांप अब हवेली का पहरेदार नहीं रहा, वो अब लोगों का वो दोस्त बन गया था जिसे बच्चे अपनी थालियों से रोटियां तोड़ कर देते थे। बच्चा जो कभी जंगल में मिट्टी में लिपटा मिला था, अब 5 बरस का हो चला था। उसकी आंखों में अब ताजगी थी, बोल में तमीज और चाल में सलीका। वो अम्मा के दाएं हाथ बन गया था। अगर कोई बच्चा अम्मा के पास आता तो वो झट उसके लिए पानी लाता या सांप को किनारे करता कि किसी को डर ना लगे। बहादुर बेग खान अब बहुत कम बोलते थे, मगर जब भी किसी से कहते सिर्फ यही बोलते, अगर मेरी हवेली में रौनक है तो अम्मा की वजह से है। दूसरी तरफ खाननगर गांव के चौधरी तीनों बेटे और कुछ मजदूरों के साथ उसी गांव की तरफ निकल पड़े जहां सुना था कि कोई सांप की मां है जो भूखों को खाना खिलाती है और किसी को भूखा वापस नहीं करती। सफर लंबा था, मगर भूख ने हर कदम जैसे आसान बना दिया था। राह में थकान भी हुई, शर्म भी महसूस हुई, मगर जान बचाने की चाह थी। जब वो लोग बहादुर बेग खान के इलाके में पहुंचे तो हर गली में इज्जत से भरे जुमले सुनाई दिए। सांप की मां के हाथ से बनी रोटियों में जायका है। वो बच्चा जो उनके पास है खुद अपने हाथों से लस्सी पिलाता है। और वो सफेद सांप एक चौकीदार नहीं, एक साया है। सुनते सुनते साहिल की चाल धीमी हो गई। आदिल की आंखें चुप थीं, कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था। जैसे ही वो थके मांदे भूखे लोग हवेली के बड़े आंगन में दाखिल हुए, परवाना अम्मा सीढ़ियों पर खड़ी थीं। चेहरे पर हल्का सा सफेद कपड़ा ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। मगर वो आंखें, वो तो किसी भी इंसान की जड़ तक देख लेती थीं। उनकी आंखें 3 चेहरों पर ठहर गईं। साहिल, राहिल, आदिल। जिस्म ने एक पल को जवाब दे दिया। सांस की रफ्तार बदल गई। वही 3 बेटे जिन्होंने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, आज उसी के दरवाजे पर खड़े थे। अम्मा ने तुरंत अपने आंसुओं को पीछे धकेला, हौसले से उठी और मजदूरों से कहा, इन लोगों ने लंबा सफर किया है, इनकी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम सबसे अच्छा होना चाहिए। इनकी थकावट मेरे आंगन में उतरनी चाहिए, भूख मेरे चूल्हे पर खत्म होनी चाहिए। साहिल ने आसपास देखा। ये कौन औरत है? हर किसी को ऐसे देखती है जैसे पहचानती हो। राहिल बोला, चेहरा पूरा ढका हुआ है, मगर आवाज में कुछ अजीब सी नरमी है। आदिल खामोश रहा, कुछ उसकी नजरों में अटका हुआ था, शायद किसी पुराने लम्हे की परछाई। मगर कोई कुछ समझ न सका। किसी ने भी ये गुमान नहीं किया कि ये वही औरत है जिसने उन्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। वो सफेद सांप चुपचाप उनके पास जमीन पर रेंग रहा था। मजदूर, बच्चे, मेहमान, किसी को उससे डर नहीं लगता था। साहिल ने पूछा, ये सांप किसका है? सब ऐसे घूमने देते हैं इसे? मजदूर बोला, ये सांप इस घर की माँ का वफादार है, इसे देखकर समझो कि माँ पास ही है। आदिल ने चौंक कर कहा, माँ? हाँ, यहाँ सब इन्हें सांप की माँ कहते हैं। सांप के जिक्र पर तीनों बेटों के चेहरों पर अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। शाम होते ही आंगन में बड़ी सी चौकी बिछा दी गई। दस्तरख्वान पर तंदूरी रोटियां, भुने हुए बैंगन, दाल, चावल, कच्चा प्याज और ऊपर से मीठी लस्सी। सभी लोग थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। खाने के बाद सब लोग वहीं आंगन में टाट और चादरें बिछाकर सो गए। कुछ मजदूर बातें कर रहे थे। ये औरत कौन है? अब तक नाम नहीं बताया किसी को, बस सब इसे सांप की माँ कहते हैं। मगर इसके लहजे में जो अपनापन है वो किसी अजनबी का नहीं लगता। साहिल, राहिल और आदिल पास ही लेटे थे। राहिल बोला, जब ये औरत बोली थी, बेटा थक गए होगे, तो कुछ हुआ था दिल में? आदिल धीरे से बोला, हाँ, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी माँ बोल रही हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो। वो बीच में ही रुक गया। तीनों ने उस रात चुपचाप नींद की आगोश में जाने की कोशिश की, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह की रोशनी के साथ हवेली के बड़े आंगन में कई बैलगाड़ियां तैयार खड़ी थीं। उनमें लदा हुआ था गेहूं, चावल, आटा, दालें, तेल, गुड़, आलू, प्याज और ढेर सारे खाने पीने का सामान। गांव के लोग, जिनमें तीनों बेटे भी शामिल थे, इधर उधर ताक झांक कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल, ये औरत आखिर है कौन? इसने हमारी इतनी मदद क्यों की? साहिल फुसफुसाया, आवाज जानी पहचानी लगती है। राहिल बोला, जो प्यार इसने दिया है वो किसी अजनबी का नहीं हो सकता। आदिल की आंखें झुकी हुई थीं, दिल में कुछ चुभने लगा था। जैसे ही मजदूर आखिरी बैलगाड़ी पर थैले चढ़ा रहे थे, अचानक हवेली के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। कंधों पर ओढ़ा हुआ चादर धीरे धीरे उतरा और चेहरा सामने आया। सारी भीड़ जैसे जम सी गई। कोई बोला, अरे ये तो परवाना अम्मा। एक बुजुर्ग औरत ने आगे बढ़कर कहा, हमारे खान नगर की अम्मा जो जंगल में गायब हो गई थीं, ये वही हैं। तीनों बेटे जैसे वक्त के थपेड़े में जम से गए। साहिल लड़खड़ा गया, राहिल की आंखों से आंसू बह निकले। आदिल अपने घुटनों पर बैठ गया। तीनों बेटे दौड़कर उसके पास गए और माफी मांगने लगे। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें लगा था आप नहीं रहीं, हमने आपको मरने के लिए छोड़ दिया। परवाना अम्मा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
लेकिन उनके लफ्जों में सिर्फ सुकून था, शिकवा नहीं। तुमने मुझे ठुकराया, मगर मैंने अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी, और आज तुम लौट आए हो, यही मेरे लिए काफी है। वो सफेद सांप जो अब एक बेटे की तरह परवाना अम्मा के साथ हर वक्त रहता था, धीरे धीरे उनके पास आया और उनके पांवों से लिपट गया। तीनों बेटे उस सांप को देखकर घबरा गए, लेकिन हैरानी तब हुई जब अम्मा ने उसे प्यार से छुआ। ये वही है जिसे मैंने जंगल में जख्मी पाया था, इसे मैंने दूध पिलाया था और इसने मेरा कर्ज लौटाया। सांप की आंखों से भी पानी छलक पड़ा, क्योंकि वो पल जब उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था आज पूरा हुआ। थोड़ा दूर खड़ा बहादुर बेग खान ये तमाम मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में हैरत नहीं, सिर्फ इज्जत थी। वो आगे बढ़ा और परवाना अम्मा के सामने गया। ये घर, ये शहर, ये दिल, सब आपका है। गांव के लोग लौटने लगे, मगर खाली हाथ नहीं। बैलगाड़ियां खचाखच भरी थीं और दिल शर्मिंदगी, मोहब्बत और एहसान से। तीनों बेटे पीछे रुक गए। परवाना अम्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, वो दौलत जो तुम समझते थे कि मैं लुटा रही हूं, आज उसी रोटी ने तुम्हें भूखे पेट से बचाया है। दौलत दिल में होनी चाहिए बेटा, जेब में नहीं। परवाना अम्मा बेटों को माफ कर चुकी थीं, लेकिन बेटों के साथ भी गईं और तीनों बेटे शर्मिंदा होकर लौट गए। परवाना अम्मा हवेली में रहती रहीं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।